अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो ओके लिख के नोटिफाई कर दें ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो रह गया था रिमेनिंग हमारे पास टाइप्स ऑफ वायरस। हमारे पास 4 टाइप्स इसकी रह गई थी, जिसमें हमारे पास है लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, रेटलॉफ, कर्नोबल वायरस भी पढ़ लेते हैं हम इसको हमने पढ़ लिया था कल कि कर्नोबल वायरस क्या है। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बूट सेक्टर वायरस पढ़ा, कर्नोबल वायरस पढ़ा, अभी हम पढ़ने लगे हैं लॉजिक बॉम्ब। कर्नोबल वायरस जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को डिलीट करता है और साथ में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन है उसको भी डिलीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक बॉम्ब। बेटा लॉजिक बॉम्ब हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जब हमारे पास एक लॉजिकल कंडीशन मीट होती है, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड होती है या कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम। दैट्स वाई इसको हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डेट पे भी ये अपना काम करना शुरू कर देता है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉजिक बॉम्ब जो है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जब कोई सर्टन कंडीशंस मीट होती हैं तब जाके ये, फॉर एग्जांपल हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं या फिर एक सर्टन डेट और टाइम आया है और इसको हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। माइकल एंग्लो हमारे पास एग्जांपल है लॉजिक बॉम्ब की, और ये डिस्ट्रॉय करता है हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा ऑन द 6th of March। बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रही है वो है ट्रोजन हॉर्स। ये अपने आप को, ये एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा वायरस है जो कि खुद को जो यूज़र को या जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मिसगाइड करता है और ये अपने आप को एक यूजफुल प्रोग्राम के तौर पर शो करता है लेकिन इसके अंदर हिडन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो होती हैं जो कि हमारे डाटा को डैमेज करती हैं। ये ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम या आप गेम खेल रहे हैं तो उसके दौरान ही ये इलीगल इंस्ट्रक्शन जो है वो काम या डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा और ये आपका जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसके अलावा जो हमारे पास हैकर्स होते हैं या साइबर थीव्स होते हैं वो इस वायरस को यूज़ करते हुए जो दूसरे यानी कि किसी और का कंप्यूटर है उसके ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ अपनी मर्जी से डाटा या सेंसिटिव डाटा स्टील कर सकते हैं। यानी कि ये इसके कौन कौन से एक्शन जो हैं वो इंक्लूड हैं। ये डाटा को डिलीट करता है सॉरी, डाटा को ब्लॉक करता है, चेंज कर देगा या फिर खुद ही कॉपी करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाती है जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास है रेटलॉफ। दैट इज द लास्ट वन इन फ्रॉम योर सिलेबस के जो हमारे पास रेटलॉफ है बेटा, बेसिकली इसका क्या काम है। ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है। पॉलीमॉर्फिक वायरस वी कैन से दैट के ये डिफरेंट वेज में बिहेव करता है और ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक हमारे पास बेटा एक प्रोग्रामिंग टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफिकल एप्लीकेशंस बनाते हैं। और ये सबसे बड़ा इसका जो काम है ना, ये विंडो के जो डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स हैं उनको अटैक करता है ये इससे ये हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेस्कटॉप है उस पे ऑटोमेटिकली कुछ फोल्डर्स या फाइल डिलीट हो जाएंगी या कुछ फोल्डर जो पड़े हुए हैं उनको करप्ट कर देगा। सो ये हमारे पास जो एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास विंडो के वो कंपोनेंट्स जो कि डेस्कटॉप की कंपोनेंट्स को शो करते हैं उनको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट कहते हैं। उन पे ये अटैक करता है और हमारे पास उनको डिस्ट्रॉय कर देता है डेस्कटॉप के फीचर्स को। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है
नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 189, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बेटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वायरसेस को एक तो पता करवाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और साथ में उनको रिमूव करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर, उसको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट जो वायरसेस होते हैं उनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है ताकि वो उनको डिटेक्ट कर सकें और रिमूव कर सकें। इसके अलावा ये जो हमारे पास जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर सारे वायरसेस को डिटेक्ट और रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे वायरसेस बनाए जाते हैं, इन्वेंट किए जाते हैं और उनको इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड किया जाता है। सो ज़रूरी है कि जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस से किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन ये भी था कि हम अपने जो कंप्यूटर है उसमें एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उसको कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करते रहें, ताकि अगर जो न्यू वायरसेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करके रिमूव किया जा सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी एंटीवायरस आपने, और इसके अलावा लाजमी नहीं कि आप एक ही कंपनी का एंटीवायरस ही यूज़ करें, आप डिफरेंट कंपनीज के एंटीवायरस यूज़ करें और उनको अपग्रेड भी करें। एंटीवायरस जो प्रोग्राम्स हैं ये इनका काम ना सिर्फ वायरसेस को डिटेक्ट करना है और रिमूव करना है, बल्कि न्यू आने वाले वायरसेस, वी कैन से दैट कि ये कंप्यूटर की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं या फिर हमारा कंप्यूटर जो है ये नए आने वाले वायरसेस को भी रोकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वायरसेस को कंप्यूटर से रिमूव करता है। इसके अंदर जो एंटीवायरस हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर हर तरह के डिफरेंट किस्म के वायरसेस की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और ताकि उनको वो रिमूव और डिटेक्ट और रिमूव कर सकें। बहुत सारे हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन उन सब में सारे वायरसेस को रिमूव करने की अहलियत मौजूद नहीं है, क्योंकि न्यू हमारे पास वायरसेस आते जा रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू फैलाए जा रहे हैं। सो एंटीवायरस प्रोग्राम है उसको अपग्रेड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ना सिर्फ वायरसेस को डिटेक्ट और रिमूव करता है बल्कि न्यू आने वाले वायरसेस से भी बचाता है। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की। नॉर्टन है, मैकफे है, हमारे पास एवीजी है, एवीजी स्टैंड्स फॉर एंटीवायरस गार्ड है, नोट 32, हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट हमारे पास हैं इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से, यानी कि फ़ायदे कौन कौन से हैं हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इंपॉर्टेंट डाटा को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो भी न्यू फाइल्स आ रही होती हैं उनको कंप्यूटर के अंदर एंटर होने से पहले चेक भी करेगा, और अगर कोई वायरस डैमेज करने की कोशिश कर रहा है हमारे कंप्यूटर को, जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते या फिर उनके वो बज़ाहिरन तो हमारे पास यूज़फुल प्रोग्राम होते हैं लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। सो एंटीवायरस क्या करते हैं कि उनको डिटेक्ट करते हैं कंप्यूटर में एंटर होने से पहले और अलर्ट कर देते हैं कि आपके जो कंप्यूटर है वो रिस्क पर है। इसके अलावा ये कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, अगर वायरस हो भी तो वो कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को जो भी हमने पढ़ा। एवीजी स्टैंड्स फॉर एंटीवायरस गार्ड। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाटा सिक्योरिटी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं कि हमें कंप्यूटर को, जो कि बेसिक हमारा मकसद है कि डाटा जो है
या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मशीन से भी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आपका कोई सेल आपने गुम कर दिया है या गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो आपको उस मशीन का इतना नहीं होता, जबकि उसके अंदर जो डाटा होता है इम्पोर्टेंट डाटा, डाटा जो है वो मशीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो डाटा सिक्योरिटी क्या है हमारे पास? प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटा हमारे पास किसी भी कंप्यूटर पे जो सेव हो डिफरेंट रीजंस के थ्रू लॉस्ट हो सकता है। वो कोई डेलिबरेटली हमारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है या एक्सीडेंटली हमारी डाटा जो है वो डिलीट हो सकता है। इसके अलावा हमारा डाटा कंप्लीटली डिलीट हो सकता है, सारे का सारा डिलीट हो सकता है, और उसका कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हो सकता है। डाटा इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। सो उसको इस तरीके से सेव करना चाहिए ताकि वो लॉस ना हो। अब वहाँ पर बात बताई जा रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक अदारा जो डाटा एक्सेस करता है यूज़र से, वो उसका जिम्मेदार होता है कि उसकी सिक्योर उसको रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, वो अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है अकाउंट बनाने के लिए। सो अब वो अदारा उस डाटा को संभाल कर रखने का जिम्मेदार है कि अगर कोई भी यूजर, फॉर एग्जांपल आप एक यूजर हैं और आप गए हैं बैंक में, आए, आपने एक अपना अकाउंट ओपन करवाया है। सो आपने जो भी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की हैं, अगर वो गुम हो गई हैं और अगर वो चोरी हो गई हैं या वो मिसप्लेस हो गई हैं, तो आप, या कोई बहुत सेंसिटिव डाटा है आपका, लाइक योर पासपोर्ट, योर आईडी कार्ड, अगर आपने किसी को दिया है, तो अगर उससे गुम हो गया है या उसने जानबूझ के मिसप्लेस कर दिया है, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डाटा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए डाटा बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है, डाटा की इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि कितना सेंसिटिव डाटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स का डाटा जो है वो ऑनलाइन ले रही है उनसे, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन डाटा या ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टोर करने की फैसिलिटी दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन रिजल्ट्स जो है वो दे रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो डाटा है, ये तीनों किस्म के जो डाटे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा ले रही है वो उसकी जिम्मेदार है कि वो उसको संभाल कर रखेगी, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कंपनसेट करना भी ऑर्गेनाइजेशन की ही जिम्मेदारी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है डाटा सिक्योरिटी? क्या क्या नुकसान हो सकता है एक डाटा चोरी होने से? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डाटा सिक्योरिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो एक नेटवर्क या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनऑथराइज पता है कौन सा शख्स होता है बेटा? ऐसा शख्स जिसको परमिशन ना हो किसी रूम में एंटर होने की या किसी नेटवर्क में एंटर होने की या किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने की, उसको हम अनऑथराइज पर्सन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अनऑथराइज पर्सन है, वो किसी नेटवर्क के अंदर आया है और उसने डाटा गेन कर लिया है, डाटा एक्सेस कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी भी शख्स का क्रेडिट कार्ड, किसी दूसरे शख्स का क्रेडिट कार्ड नंबर यूज करके शॉपिंग कर सकता है। नुकसान तो उसको जिसका कार्ड है। दूसरा, एक अनऑथराइज पर्सन किसी के इंपॉर्टेंट डाटा को एक्सेस करके या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एक्सेस करके सीवियरली डैमेज पहुंचा सकता है। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डाटा को प्रोटेक्ट करें। आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह से डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया आपको डाटा सिक्योरिटी क्या है? इस चैप्टर में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
डाटा सिक्योरिटी की समझ आ गई है? डाटा सिक्योरिटी हमारे पास इसलिए ज़रूरी है कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाया जा सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा यहाँ पर अब वो खतरात बताए जा रहे हैं कि डाटा को कौन कौन से खतरात लाहक हो सकते हैं या किस तरह से डाटा सिक्योरिटी को वायलेट कर सकता है कोई शख्स। समन कैन ब्रेक इनटू द रूम में आकर वो आपकी सारी की सारी स्टोरी डिवाइसेस लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा एक अनऑथराइज पर्सन है, किसी भी शख्स के पर्सनल डाटा को एक्सेस करके उससे अपने फ़वाइद हासिल कर सकता है। मे बी वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर लेकर उसको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, एक अनऑथराइज पर्सन जो है, किसी का ईमेल अकाउंट है, उससे एक्सेस हासिल करके उसकी ईमेल्स वगैरह या प्राइवेट जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर प्राइवेसी इश्यू जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा एक शख्स अनऑथराइज पर्सन बेटा आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। जस्ट ओपन योर बुक एंड यू कैन फाइंड द पेज नंबर एंड टॉपिक इन योर बुक। फॉर एग्जाम्पल, एक अनऑथराइज पर्सन है, वो बैंक अकाउंट को एक्सेस करके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा किसी दूसरे के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा एक पर्सन किसी दूसरे शख्स को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करके उसके जो सर्विसेज हैं उन्हें बिजी कर सकता है ताकि दूसरे इंसान को वो सर्विसेज अवेलेबल ना हो। तो ये हमारे पास वायलेशंस हो सकती हैं कि जो डाटा सिक्योरिटी पे की जा सकती हैं। इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस सिचुएशन, के जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स के अकाउंट में या दूसरे शख्स को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करके सर्विसेज को बिजी कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे डाटा सिक्योरिटी को कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। यानी कि डाटा सिक्योरिटी को दो तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं। एक इंटेंशनल मीन जानबूझकर कोई शख्स जानबूझकर डाटा डिलीट करेगा तो हम कहेंगे कि ये इंटेंशनली किसी खतरात के कोई शख्स, फॉर एग्जांपल एक हैकर है, वो किसी भी कंप्यूटर को हैक करके उसमें से सारा डाटा डिलीट कर सकता है। दूसरा, एक एंग्री एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे गुस्सा है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो जाते जाते उसको टर्मिनेट किया है, तो जाते जाते वो डाटा डिलीट करके जा सकता है। ये तो हो गया हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट्स। दूसरे थ्रेट्स जो हैं वो हमारे पास हैं अनइंटेंशनल थ्रेट्स। अनइंटेंशनल थ्रेट जैसे हमसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं कि एक ऑथराइज पर्सन जिसको परमिशन है, एक ऑथराइज पर्सन गलती से सेंसिटिव डाटा को चेंज या डिलीट कर देता है एक्सीडेंटली। इसके अलावा हार्डवेयर ने काम करना छोड़ दिया है, हमारे पास हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकती है कि एकदम से लाइट की फ्लक्चुएट हुई है और हमारे पास सिस्टम जो है वो जल गया है, तो उससे भी हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। सो ये हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट्स हैं और अनइंटेंशनल थ्रेट्स हैं। अच्छा, अब इन थ्रेट्स का सोल्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो है वो यूज़र राइट्स के हकूक, यूज़र राइट्स के हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, अदारे के अंदर जितने लोग हैं, हम सबको बता देंगे अच्छा जी आप इस हद तक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इससे आगे आपको इजाज़त नहीं है। और अगर डाटा एंटर करने वाला भी शख्स है जो डाटा एंटर कर रहा है, तो उसमें वो डाटा अगर एंटर करेगा तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजर के ही वो डाटा एंटर करे। दूसरा हमारे पास है पीरियोडिक बैकअप। बैकअप मैंने आपको बताया था एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, कि आप रोज का बैकअप भी ले सकते हैं। आगे हम जाके टाइप्स भी पढ़ेंगे बैकअप की, इंक्रीमेंटल है या हमारे पास कंप्लीट बैकअप है। तो बैकअप जो है आप एडिशनल कॉपी बनाकर रख सकते हैं, आप रोज के रोज बैकअप ले सकते हैं। आप ऑटो भी अपनी जैसे आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप पे हमारा चैट का बैकअप होता है, अगर आपने ऑन किया हुआ तो डेली बेस पे भी हो सकता है, आफ्टर फ्यू डेज भी हो सकता है, इन अ मंथ भी हो सकता है। तो एडिशनल कॉपी बनाकर हमेशा रखनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड।
पासवर्ड हमारे पास सीक्रेट वर्ड होते हैं जो किसी भी हम मशीन को सिक्योर रखने के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स हम रख देते हैं। केस सेंसिटिव भी हो सकते हैं वो, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा पासवर्ड तो ठीक है आपने लगा दिया, इसके अलावा लॉग फाइल जो होती है विंडो के अंदर उसको भी चेक करते रहना चाहिए कि किस किस शख्स ने इस पे ऑनलाइन होने की कोशिश की है या जी कितनी दफ़ा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। सो पासवर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ कि पासवर्ड जो है उसको आपने प्रोडिकली चेंज भी करना है, यानी कि एक कॉमन सा पासवर्ड रखते हैं कि कोई भी शख्स उसको गैस कर सके। नेक्स्ट इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन कहते हैं हम टेक्स्ट की या डाटा की शक्ल चेंज कर देना। इंक्रिप्शन प्रोसेस है फॉर इनकोडिंग डाटा, सो जो अथराइज यूज़र है उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको इस्तेमाल कर सके। एक जो अनअथराइज पर्सन होता है वो अगर डाटा को अगर हमने इंक्रिप्शन की भी है, उसकी शक्ल चेंज की हुई है, तो अगर वो एक्सेस हासिल कर भी लेता है एक ऑथराइज पर्सन, तो बेटा वो डाटा उसके किसी काम का नहीं होता। मीन आपने अक्सर देखा होगा कि कोड वर्ड यूज़ करते हैं आर्मी वाले जब आपस में बातचीत करते हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम होते हैं डिफरेंट। अच्छा, ये जो बाकायदा सब्जेक्ट है जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, सेंडर साइड पे इंक्रिप्शन होती है, रिसीवर साइड पे वापस डाटा को अपनी हालत में लेके जाया जाता है, और इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं जो कि डाटा की शक्ल को चेंज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये बाकायदा एक सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह जब आप जाएं बड़े लेवल पे कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ें तो वहां पर देखेंगे ये एक बाकायदा सब्जेक्ट है क्रिप्टोग्राफी, जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को डील किया जाता है या सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्कैनिंग है। ऑफ कोर्स अगर आपने डाटा को वायरस से बचाना है तो अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो आप स्कैनिंग यूज स्कैन के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप यूएसबी अटैच कर रहे हैं कि माइक्रो कार्ड अटैच कर रहे हैं, तो उसको पहले स्कैन करें ताकि वो वायरस फ्री हो जाए, उसमें इन्फेक्टेड फाइल्स ना हो, इन्फेक्टेड डाटा ना हो। द लास्ट वन इज लॉक, कि आप जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको एक प्रॉपर रूम में रखें और उसको प्रॉपर लॉक्ड रखें, तभी आप अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। जो हमें थ्रेट्स हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट्स हैं, इनका सोल्यूशन एक लॉक भी है कि आप बाकायदा रूम को लॉक रखें और सिर्फ जो परमिशन, जो ऑथराइज पर्सन है सिर्फ उसी को इजाज़त हो अंदर एंटर होने की। तो बेटा बहुत इजी टॉपिक जा रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? ओके ओके, हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है अभी, तो पढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, डाटा प्रोटेक्शन। पहले हमने पढ़ा हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, फिर हम देख रहे हैं कि अच्छा जी कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है उसमें फिर कंप्यूटर वायरस को हम पढ़ रहे हैं। वायरस में हमने देखा कि हमारे पास कॉजेज कौन कौन सी हैं जो जो हमारे पास कंप्यूटर को के अंदर वायरस आने की वजह बनती हैं। देन हमने देखा कि वायरस किस तरह से एक्टिवेट होता है। देन वी हैव सीन अबाउट कि हम कंप्यूटर को वायरस से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ वायरसेस। देन हमने पढ़ा एंटीवायरस और फिर डाटा सिक्योरिटी। फिर हमने देखा कि डाटा सिक्योरिटी को किस तरह से वायलेट किया जा सकता है। देन हमने थ्रेट्स पढ़े कि हमारे डाटा सिक्योरिटी को कौन कौन से खतरात लाहक हो सकते हैं और फिर उनका सोल्यूशन पढ़ा। अभी हम देखेंगे, आप देखेंगे डाटा 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 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी पर्सनल। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं डाटा प्रोटेक्शन। द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा from unauthorized person is known as data protection. For example, अब यहाँ पर जो चीज़ है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हम एथिक्स की तरफ जा रहे हैं कि अखलाकियात
कि कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल हमारा एक डाटा है, अगर किसी पर्सन की पिक हमारे पास है या किसी का इंपॉर्टेंट डाटा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा है, तो उसको भी महफूज रखना ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी है और आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर आपके पास किसी का इंपॉर्टेंट डाटा है। सो इट मीन्स दैट जिस पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशन से आपने डाटा ली, कोई भी पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डाटा लेती है किसी भी मकसद के लिए, किसी भी टास्क के लिए वो डाटा कलेक्ट करती है, सो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अनऑथराइज्ड पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशन से उस डाटा को छुपा कर रखे। एक ऐसा शख्स जिसको इजाजत नहीं है, अनऑथराइज्ड पर्सन, उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन जिसका वो डाटा है, उसकी परमिशन के बगैर वो डाटा देख सके। ठीक हो गया। और जो डाटा हमने कंप्यूटर के ऊपर प्रोटेक्ट किया हुआ है, उससे भी किसी भी पर्सन को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो उसको देख सके। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डाटा कलेक्ट करती हैं अपनी एम्प्लॉयज का, अपने कस्टमर्स का, और डाटा में भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि वो एफिशिएंटली, जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक वाले डाटा इकट्ठा करते हैं फॉर एग्जांपल। इसके अलावा एक और एग्जांपल, हमारे पास एक हॉस्पिटल है, वो एक पेशेंट की हिस्ट्री को मेंटेन रखने के लिए वो डाटा कलेक्ट करता है। एक वो डाटा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है, वो अगर उसने किसी को डिस्क्लोज करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसने किसी मजबूरी के तहत अगर उसने किसी डाटा को डिस्क्लोज करना भी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल है, वो मेडिकल रिसर्चर को डाटा प्रोवाइड करता है ताकि वो पेशेंट के पर्सनल डाटा को डाटा प्रोवाइड करता है ताकि वो कोई कंक्लूजन या कोई नताइज जो है वो निकाल सके। इसके अलावा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट है हमारे पास, अगर वो डाटा इकट्ठा कर रही है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी है, किसी भी पेशेंट का डाटा इकट्ठा कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी है और उस पर ये पाबंदी है कि वो डाटा किसी भी शख्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करे, स्पेशली कि एक ऐसा पेशेंट जिसको मेंटल डिसऑर्डर है या जिसकी बैड हिस्ट्री है, उसका डाटा किसी के भी सामने डिस्क्लोज ना किया जाए। अब जो डाटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं, ये अलो नहीं करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो किसी भी पर्सन का डाटा मिसयूज कर सके। यानी कि इसकी परमिशन, ये रूल्स जो हम देखेंगे कि हमारे पास रूल्स कौन कौन से हैं, और ये कुछ जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर तो ये रूल लागू भी किए गए हैं कि अगर कोई पर्सन किसी भी शख्स का डाटा उसकी परमिशन के बगैर यूज करता है या किसी नेक्स्ट पर्सन को फॉरवर्ड कर देता है उसकी परमिशन के बगैर, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन किसी दूसरे शख्स का या ऑर्गेनाइजेशन का डाटा किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर डिस्क्लोज करने की इजाजत उसको नहीं है। तो बेटा आपको ये समझ आ गया डाटा प्रोटेक्शन क्या है हमारे पास? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइवेसी प्राइवेसी इशू। स्टिल वी हैव 9 मिनट्स लेफ्ट। पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइवेसी इशू मींस एक इंडिविजुअल यानी कि एक फर्द, जो हमारे पास इंफरादी शख्सियत, उसके पास ये राइट है कि वो उस डाटा को देख सके जो उसके मुतालिक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, सिवाय उन लोगों के
जिनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जिन्होंने की हो, तो पुलिस के पास राइट होता है, लेकिन वो भी एफआईआर के बाद, कि पुलिस के पास राइट होता है कि वो उनके अगेंस्ट डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकें। इसके अलावा उस पर्सन के पास, उस इंडिविजुअल के पास ये भी राइट है कि जो उसके मुतालिक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है वो उसको किसी वक्त भी देख सकता है। He also has a right कि वो जो डाटा प्रोसेसिंग की जा रही है उसको वो रोक सके किसी भी वक्त। और इसके अलावा अगर उसका डाटा किसी भी शख्स को डिस्क्लोज किया है, यानी कि किसी की भी शख्स के सामने बयान कर दिया है उसकी परमिशन के बगैर, सो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसकी परमिशन के बगैर डाटा डिस्क्लोज किया है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको कंपनसेट करेगी। कोई भी वर्कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई शख्स उसको अलाउ नहीं है कि वो किसी भी शख्स का डाटा या इवन उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा किसी दूसरे शख्स के सामने डिस्क्लोज कर सके। सो प्राइवेसी इशू में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शख्स का पर्सनल डाटा आप किसी दूसरे शख्स के सामने विदाउट हिज और हर परमिशन शो नहीं कर सकते। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट हैं वो मिनिमाइज करते हैं, किसको मिनिमाइज करते हैं? मिसयूज। किसका मिसयूज? जो कि लोग किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को मिसयूज करते हैं, वो इस जो क्राइम एक्ट है उसकी एक्टिविटीज को ये मिनिमाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को देखा जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो डाटा वो रख रही है उसको अपडेट करे, उस पर्सन को जो जिसके मतलब डाटा इकट्ठा किया जा रहा है उसको बताए कि हमने आपके मतलब डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाटा इकट्ठा करती भी है तो वो उस डाटा को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रख सकती है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए उसके पास परमिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ 10 साल तक एक डाटा जो है वो रख सकती है। आप भी देखेंगे कि आजकल तो सारा ये हमारे पास कंप्यूटराइज है, लेकिन फिर वो ज़्यादा डिटेल जो है वो रिकॉर्ड के अंदर चली जाती है कि अगर आप अपनी रिजल्ट कार्ड या अपनी जो कह सकते हैं कि हमारे पास सनद है, सर्टिफिकेट जो आप लेते हैं, अगर टाइम से ले लेते हैं तो ये बेटर है। इसके अलावा जिस मकसद के लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डाटा इकट्ठा जो किया जा रहा है वो मकसद वायलेट नहीं होना चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा इकट्ठा कर रही है वो उसकी हर तरह की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। तो बेटा आपको प्राइवेसी इशू की समझ आ गई है? अगर आ गई है तो होप्स हो कि आप आइंदा से किसी की पिक्स उसकी परमिशन के बगैर आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हमारे पाकिस्तान में भी अब ये रूल्स बन रहे हैं कि अगर किसी के प्राइवेसी इवन बन चुके होंगे कि अगर किसी की प्राइवेसी इशू है तो जो कर रहा है या जो किसी का डाटा डिस्क्लोज कर रहा है उसकी मर्जी के बगैर, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो बेटे आपको यहाँ तक समझ आ गई है? ओके, यही आप लोगों का लेसन है जो आप लोगों ने याद करके आना है, और लेसन टाइम से करें अपने इस ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग दिस हॉलीडेज जो आपको दी हैं गवर्नमेंट ने, और अपने आप को बचा के रखें कोरोना से। और इसके अलावा ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बेटा थोड़ा सा पढ़ाया मैंने, मेरे हाल में 2 के 3 स्लाइड्स होंगी, और अगर आप करना चाहते हैं स्लाइड से याद करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है। लिखने वाला नहीं है, आपको जब मैं लिखने के लिए दूंगी फिर आप लिखेंगे। ओके बेटा, अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।